हमारे पिताजी जम्मू कश्मीर के आंदोलन में भी वहाँ पे भी बंद रहे। और जब 1975 में मीसा लगी तो जो जेल उन्होंने भिंड में डकैतों के लिए बनवाई थी विधायक काल में, माधव सिंह, मोहर सिंह, मलिखान सिंह, उस जेल का उन्होंने ओपनिंग हमारे पिताजी को कांग्रेस शासन ने उस जेल में उनको रखा। लेकिन हमारी माँ ने हम बताती थी, पर वो कष्ट भी मैंने देखे तो है, मेरी मेमोरी में थोड़े थोड़े वो कष्ट है। और माँ ने बड़ा संघर्ष करा है। तो ये बात भी सही है कि उस टाइम पिताजी की अगर पेंशन नहीं आती तो हमारी ये स्थिति होती कि हमको मजदूरी करना पड़ती या भीख मांगना पड़ती। हमारी बहन और हम पड़ोस में जाके बीन के पटाखे जो फूट के बच जाते थे वो बीन के फोड़ते थे। तो मैं कई बार वो सभी समाज के लोगों को कहता हूँ कि मुझे विरासत में ये सब मिला। तो आप विश्वास करोगे कि मेरा जो रावण है, चंद्रशेखर रावण नहीं, हाँ। दशानंद रावण। तो प्रयाग में अभी कुंभ हुआ, वहाँ कुछ दुर्घटनाएं हुई। आप ऐसा क्या करेंगे कि उज्जैन के सिंहस्थ में वैसी दुर्घटनाएं ना हो? प्रयाग में जो हुआ, आपने मीडिया ने उसको नेगेटिव देखा। सनातन धर्म को या अध्यात्म को बार बार जब बात करती है तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए। मैंने कहा ना, हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। विधायक चुनाव हारने के बाद भी 2019 में आप पार्टी से सांसद का टिकट लेकर के आते हैं। पिछले 5-7 साल से जब से आप सांसद हैं, आपने क्या क्या उज्जैन के अंदर काम किए हैं? 5-6 पॉइंट आप फटाफट अगर मुझे बताना चाहें तो एक बार ऑडियंस को बताइए। हार को जीत में बदलने का हुनर जो रखते हैं, रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जो कभी ना रुकते हैं। बजरंग दल से एमएलए से सांसद बनने का सफ़र जिन्होंने तय किया, इनकी आवाज़ बेबाक है। ये संसद में अपनी एक अलग पहचान है। अपनी मेहनत, विश्वास और किस्मत के बल पर अपना एक अलग रंग इन्होंने लिया। आज हमारे साथ है उज्जैन से दूसरी बार के सांसद, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर के मेंबर, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन SC/ST के मेंबर, श्री माननीय अनिल फिरोजिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आप रेडी हैं इस पॉडकास्ट के लिए? बिल्कुल। तो हम शुरुआत करेंगे पॉडकास्ट की आपके परिचय के साथ और आपके पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआती दिन रहे उनके साथ। तो शुरुआत में आप बजरंग दल में रहे, उसके बाद फिर आप 2013 में पहली बार तराना से विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ से विधायक बन करके आए। 2018 में फिर से चुनाव लड़े विधायक का और दुर्भाग्यवश वहाँ हार हुई। लेकिन विधायक चुनाव हारने के बाद भी 2019 में आप पार्टी से सांसद का टिकट लेकर के आते हैं। 2019 में सांसद बनते हैं उज्जैन से और 2024 में दूसरी बार आप सांसद बनते हैं। हारी हुई बाजी को जीतना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, सही कहा मैंने? हारी हुई बाजी को जीतना नहीं, जो हमारे मेहनत है, हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से करी हुई मेहनत, ऐसा कहते हैं कि प्रकृति भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका सहयोग करती है। तो जो मैंने मेहनत करी थी और जो मेरे को विधानसभा में दायित्व दिया, पार्टी ने विश्वास करा और मैंने वहाँ पे जो अपने क्षेत्र में काम करा, उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे 4 महीने बाद, हारने के 4 महीने बाद ही मुझे लोकसभा का टिकट दिया और मैं लोकसभा में एक रिकॉर्ड मतों से जीत के भी आया। 2018 में जब चुनाव की न्यूज़ आई, जब आपको पता चला कि आप नहीं जीत पाए हैं, तो आप विचलित हुए थे? नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। ये वास्तव में एक मेरे अंदर विश्वास था। कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं जिसके कारण हमको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन राजनीतिक समीकरण का मैं शिकार हुआ। कुछ मुद्दे थे, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ जिससे मैं 1100 वोट से माइनस हुआ था। लेकिन जब मेरे कार्यकर्ता, ये एक आश्चर्यजनक घटना थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब मध्य प्रदेश में 10 टॉप सीट जो जीत रहे थे उसमें से एक मैं भी था, लेकिन जब मैं माइनस हुआ तो बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मुझे बड़ा अंदर से आत्मविश्वास था। जब मेरे कार्यकर्ता मेरे घर आया तो गेट पे रो रहे थे, तो मैं क्या, रो क्यों रहे हो?
तो बोले कि अपन भैया चुनाव हार गए ये वो। मैं कहा चिंता मत करो, अपन लोकसभा लड़ेंगे। जी, क्योंकि मुझे मतलब एकदम ही आत्मविश्वास मेरे मन में था। और उसके पीछे मुझे लगा, उसके पीछे प्रेरणा मान्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी थे। क्योंकि मैं मोदी जी को शुरू जब देख रहा हूँ, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गुजरात को एक रोल मॉडल प्रदेश बना के और वो दिल्ली पे आए और प्रधानमंत्री बने जी। जब वो गुजरात में थे, काम कर रहे थे, तो लोगों की ये धारणा थी कि देश के अगले प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी बनेंगे और ये जनता की डिमांड थी, दिल की मांग थी। सब चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉडल के रूप में गुजरात को प्रस्तुत करा था पूरे देश में, नहीं विदेश में भी। राइट। इसके कारण जनता चाहती थी कि यार ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ का विकास देश का और होगा। उस बात को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करा। और मैं जब तराना का विधायक था तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी विधानसभा है इसको मॉडल के रूप में तैयार करना जी। और मैंने अपनी विधानसभा में बहुत काम करा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में भी ये मैसेज गया कि यार वास्तव में अनिल फिरोजिया ने तराना को चमन कर दिया। राइट। खूब विकास कार्य करा है। तो वो जो वॉइस है, जनता के वॉइस थी, जो दिल की आवाज़ थी, वे हारा जरूर लेकिन पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में ये था कि यार इसको लड़ना चाहिए सांसद। तो ये मतलब मेरे लिए बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं जब हारा भी तो उसके बाद भी मेरे को लगा कि नहीं मैं लोकसभा लड़ूंगा। और मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया क्योंकि और जनता का प्यार मुझे मिला और मैं सांसद। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आप पोलिंग बूथ पे थे, कुछ लोग वहाँ थे जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने बताया कि आप जब हारे तो आपने कहा कि रोते क्यों हो, लोकसभा की तैयारी करो। राइट। तो ये काफ़ी प्रचलित बात है उज्जैन के अंदर। अनिल फिरोजिया जी मूल निवासी कहाँ करके हैं? मैं उज्जैन का। ओके। उज्जैन में ही पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, खेला कूदा। ओके। तो आपके पिताजी स्वर्गवासी भूरीलाल फिरोजिया जी 1972 में भिंड गोहद से विधानसभा चुनाव लड़ करके आए जनसंघ से। मेरे पिताजी उज्जैन में जब बहुत छोटे थे, जब रोजगार की तलाश में हमारे पूरा परिवार शिफ्ट हुआ। मेरे पिताजी काफ़ी छोटे थे उस जमाने में। हमारे पिताजी के मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो हमारे ताऊजी ने ही हमारे पिताजी को पाला पोसा। तो रोजगार की तलाश में वो उज्जैन आए और उज्जैन आए तो वो उन्होंने हीरा मिल में काम करा छोटी उम्र में। और जब जनसंघ की स्थापना के लिए तिजारे जी उज्जैन आए थे तो तिजारे जी के संपर्क में आए और उनके पूरा पहलवान थे, खिलाड़ी थे। तो इन लोगों ने मिलके जनसंघ की स्थापना करी और संघ में ही काम करते रहे। 1967 में सबसे पहले जनसंघ ने पिताजी को आगरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया मालवा। और वहाँ से मेरे पिताजी चुनाव जीते। जिस जमाने में दीपक में जनसंघ के लोग जमानत बच जाती थी तो मिठाइयाँ बांटते थे कि उस जमाने में पिताजी चुनाव जीत के आए। और फिर उसके बाद उनको भिंड में दूसरा चुनाव लड़ने भेजा तो गोहद जिला भिंड से वो वहाँ से भी जीत करके आए। 3 बार वहाँ से रहे, 3 बार आगरा से। इस बीच इमरजेंसी का पीरियड आया, इंदिरा गांधी का पीरियड आया। तो इमरजेंसी के समय पे घर के हालात कैसे थे? पिताजी का हालात कैसे थे? विधायक थे वो इस समय 1975। देखिए संघर्ष तो जीवन ही है और जीवन ही संघर्ष है। जनसंघ की स्थापना के बाद जब तिजारे जी गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ तो हमारे राजा भाऊ महाकाल प्रचारक थे, उनके नेतृत्व में पिताजी ये लोग सब पहले गोवा मुक्ति आंदोलन में वहाँ पे रहे, वहाँ पे जेल में भी रहे और वहाँ पे गोली चली तो हाँ राजा भाऊ महाकाल वहाँ शहीद हुए। उसके बाद हमारे पिताजी जम्मू कश्मीर के आंदोलन में भी वहाँ पे भी बंद रहे। और जब 1975 में मीसा लगी तो जो जेल उन्होंने भिंड में डकैतों के लिए बनवाई थी विधायक काल में जी,
माधव सिंह, मोहर सिंह, मलिखान सिंह, ये उस जेल का उन्होंने ओपनिंग हमारे पिताजी को कांग्रेसी शासन ने उस जेल में उनको रखा। और वह मीसा का जो, मैं तो बहुत छोटा हुआ करता था, क्या उम्र लेकिन होगी आपके समय? मैं उस टाइम होगा 5-6 साल का, ओके। 5-6 साल का था। तब भी मैं थोड़ा समझता था, थोड़ा क्या बाल बच्चा ही था, लेकिन हमारी माँ ने हम बताती थी, पर वो कष्ट भी मैंने देखे तो है। मेरी मेमोरी में थोड़े थोड़े वो कष्ट हैं कि हमारे यहाँ कोई मिलने भी नहीं आता था, हमारे कोई नाते रिश्तेदार सब साथ छोड़ गए थे। और माँ ने बड़ा संघर्ष करा है। और ये बात भी सही है कि उस टाइम पिताजी की अगर पेंशन नहीं आती तो हमारी ये स्थिति होती कि हमको मजदूरी करना पड़ती या भीख मांगना पड़ती। तो विधानसभा की पिताजी की पेंशन आती थी जी। जिससे हमारा गुजारा चलता था। लेकिन दिवाली हो, होली हो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना तो कोई मिठाई बनती थी, ना कोई ऐसा कुछ होता। पटाखे वटाखे हम, हमारी बहन और हम पड़ोस में जाके बीन के पटाखे जो फूट के बच जाते थे वो बीन के फोड़ते थे। नाते रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया था, कोई पूछने भी नहीं आता था। बात भी अगर करे तो उनको ये डर रहता था कि ऐसा नहीं हो कि हमको उठा के जेल में डाल दिया जाए। इतना खौफ था। पर हमारी माताजी का बड़ा मजबूत इरादा था, पक्का इरादा। पिताजी को कई बार ये कहा कि ये पागल हो गए हैं, कभी अटैक आ गया है। तो उज्जैन से भिंड की दूरी 600 किलोमीटर है जी। वहाँ पे जाना, उनको देखना और पिताजी को भी संभल देना। मुझे अच्छी तरीके से वाकया याद है कि श्यामा प्रसाद शुक्ल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनकी पेरोल, राजनेताओं की पेरोल मुख्यमंत्री से ही होती थी जी। तो श्यामा प्रसाद शुक्ल ने उनसे बोला माताजी से कि अरे हम तो भाई साहब को मंत्री बना देंगे, गोरेलाल जी को जी, आप उनसे बोलो माफ़ीनामा लिख दें, तो इनको तो हम तत्काल छोड़ भी देंगे और मंत्री भी बनाएंगे हमारी सरकार में। तो माताजी ने हमारी ने उनका जो है आवेदन था वैसा हाथ से छीन लिया। बोले आप तो उनको गोली मार देना, फांसी चढ़ा देना, जेल में तुम्हारे पास ही है जी, कर देना, लेकिन माफ़ी नहीं, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको रहने तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पेरोल लो। हमारी माताजी कम पढ़ी लिखी हैं, हमें नहीं चाहिए पेरोल लो। और गुस्से में वो आगे बढ़ गई। तो श्यामा प्रसाद जी खुद आए पीछे पीछे और रोका। उन्होंने कहा कि अरे भाभी, आप जैसी महिलाएं इन चड्डों के पीछे खड़ी हो, जिसके कारण ये चड्डे अड़े बैठे। मतलब माताजी का भी इतना सपोर्ट रहा पिताजी को, इसीलिए आप शायद अपनी माँ को बहुत मानते भी हैं। अभी आजकल आप देखें तो हर समय आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए दिखते हैं, हर त्यौहार, हर चीज़ में, सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, मेरी माँ मेरे लिए साक्षात भगवान है। और मैं महाकाल भी जाता हूँ तो पंडितों कहते हैं कि आपको भाई का आशीर्वाद है, तो मैं कहता हूँ कि महाकाल का आशीर्वाद मेरी माँ को है और माँ के कारण मुझे महाकाल और माँ दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे माँ तो मेरे लिए साक्षात भगवान है। एजुकेशन कहाँ से किया आपने? आपका एजुकेशन उज्जैन से। उज्जैन से कहाँ तक? उज्जैन के सांसद कहाँ तक मैंने ग्रेजुएशन करा। ओके, तो आपने जो पढ़ाई की वो आपको आज काम आती है? बिल्कुल, पढ़ाई भी कम, पढ़ना लिखना तो ये है कि ये तो हमारे लिए पूरे जीवन भर। मेरे पिताजी कहते थे कि जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, ज्ञान मिले, उसको ले। अगर हम शमशान में भी जाते हैं तो वहाँ पे 3.5 कंडे जो जमाते हैं दाह संस्कार के लिए, लकड़ी जमाते, बॉडी को कैसे रखते, ये भी एक सीखने की बात है। तो इसको भी सीखना चाहिए। तो मेरे पिताजी की बात को ये तो मैंने आत्मसात करा है। जहाँ से भी मुझे ज्ञान हो मिलता है मैं अवश्य लेता हूँ। तो ये जीवन तो ज्ञान के लिए बहुत ही छोटा है, तो ज्ञान तो लेना चाहिए। तो पढ़ाई से भी ज्ञान मिला है और लोगों से भी ज्ञान मिलता है, उनसे भी लेते हैं। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ये मानती है कि पढ़ाई लिखाई करने से उतना उतना डेवलपमेंट नहीं होता है जितना स्किल सीखने से होता है। तो आप कह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई सिर्फ कॉलेज की या स्कूल की पढ़ाई से सीमित नहीं है, बाहर दुनिया हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ आज जी, अंबानी जी कितने पढ़े लिखे थे? कौन सा उनने मैनेजमेंट का कोर्स करा था? धीरू भाई जी ने या अनिल अंबानी या मुकेश? तो पढ़े हुए, मुकेश जी तो हार्वर्ड से पढ़ के। सुनो तो सही,
अडानी जी ने कौन से वो करा, उन्होंने भी धीरूभाई अंबानी की जो मैं बात बोलता हूँ, धीरूभाई अंबानी जी ने भी रेडी पे ठेला लगा के चालू हुए, पेट्रोल पंप पे काम किया। तो वो धीरे धीरे अनुभव से ही तो सीखे जी। और आज किस मुकाम पे। अडानी जी भी धीरे धीरे आए। मतलब मैं बड़े उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत आइकॉन है हमारे देश के। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आज एक चाय बेचने वाला बच्चा देश का ही नहीं अपितु तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेता है। तो उन्होंने भी ज्ञान तो लिया है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, पढ़ाई तो उन्होंने भी करी है, पर उनको भी ज्ञान जो उन्होंने लिया है दुनियादारी से, आस पड़ोस से, अपने बीच के लोगों से, अपने बुजुर्गों से, ऋषि मुनि संतों से, सबसे जो एक अनुभव होता है, जो ज्ञान जो होता है, उससे आज उन्होंने ये मुकाम पाया है। तो मैंने कहा ना कि ज्ञान कहीं भी मिले उसको लेना चाहिए। आपको लगता है कि उज्जैन के अंदर सफिशिएंट नंबर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है? अगर नहीं, अगर हाँ तो हाँ कहिए, अगर नहीं तो आप क्या इसके लिए कर रहे हैं? हम उज्जैन को एक हब एजुकेशन हब बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अभी पिछले सत्र में हमने मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली थी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसको मेडिकल सिटी में कन्वर्ट करा है और काम तेज गति से चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है हमारे यहाँ। अब शिक्षा का एक, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है उज्जैन जी, तो हमारे दिमाग में यही रहा कि भाई इसको एजुकेशन का हब बनना चाहिए। क्योंकि आदि काल में जब भगवान कृष्ण, जब वो कृष्ण थे और उन्होंने 68 दिन रह के वहाँ पे जो विद्या अध्ययन करा शांतिपनी आश्रम में, और वो श्री कृष्ण कहलाए। तो उज्जैन तो एक शिक्षा स्थली है ना, जब भगवान खुद ही शिक्षा लेने आए हैं तो इसको एजुकेशन हब होना चाहिए। उसको दिमाग में रखते हुए हमने वहाँ पे प्रयास करे हैं। और अभी आपको एक जानकारी और दे दो, मेडिकल सिटी तो हो ही रही है, लेकिन आईआईटी का भी काम बहुत तेज गति से चल रहा है, पर क्लासेस चालू हो गई है। आईआईटी इंदौर का एक्सटेंशन कैंपस आप उज्जैन में प्रारंभ किया है। तो आपने कहा कि भगवान कृष्ण भी उज्जैन आए, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी यहाँ आकर के, तो आप इसको एक एजुकेशन सिटी के रूप में बनाना चाह रहे हैं। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि पिछले 5-7 साल से जब से आप सांसद हैं, आपने क्या क्या उज्जैन के अंदर काम किए हैं? 5-6 पॉइंट आप फटाफट अगर मुझे बताना चाहें तो एक बार ऑडियंस को बताइए। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोग ये कहते थे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं है, क्योंकि 90 के दशक में हमारा उज्जैन टेक्सटाइल हब हुआ करता था। हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक्स, ये उज्जैन में स्थापित थे और यहाँ का कपड़ा विदेशों को जाता था। पर काल के ग्रास में धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। सिर्फ महाकाल के अलावा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। तो लोग मुझसे कहते थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री होना चाहिए। जब मैं सांसद बना तो मैंने माननीय मोदी जी से प्रार्थना करी, उनसे निवेदन करा और हमारे यहाँ विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ, जिसमें कई इंडस्ट्रियाँ आज लग रही है। मुझे बड़ा हर्ष का विषय है। आत्मनिर्भर भारत में जब कोविड आया तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हम जो है मेडिसिन सब हमारी विदेशों से आ रही थी, आयात कर रहे थे जी, तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो 4 मेडिकल डिवाइस उन्होंने देश में दिए। उसमें से एक मेडिकल डिवाइस उज्जैन में दिया है, जिसमें इंजेक्शन से लेकर वेंटिलेटर तक मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट है, जितनी भी मेडिसिन है, सब उज्जैन में बनेंगी, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी उनकी, और लगना चालू हो गई है। कुछ का प्रोडक्शन चालू हो गया, कुछ का अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ पे लैब भी बन रही है, WHO की वहाँ पे लैब भी है, जो कि वहाँ सर्टिफाई होकर विदेशों को भी हम निर्यात करेंगे और उसको देश में भी दे देंगे। तो हमारा इंडस्ट्री एरिया आ गया। नेशनल हाईवे से हम पहली बार 75 साल में पहली बार अगर उज्जैन जुड़ा है तो नेशनल हाईवे से जुड़ा है जी, जिसके लिए मैंने अपना वजन 40 किलो भी कम करा। नितिन गडकरी जी ने आपको नितिन गडकरी जी ने जो चैलेंज करा था, तो उसमें मैंने 1 किलो वजन कम करोगे तो 1000 करोड़, मैंने 40 किलो वजन कम करा। तो नेशनल हाईवे, उनका गडकरी जी का, मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपने वचन को निभाया और उज्जैन को चारों तरफ से नेशनल हाईवे से जोड़ा। सबसे बड़ी बात है अद्वितीय, अलौकिक, अस्मरणीय महाकाल लोक, उसके भी जो स्मार्ट सिटी का मोदी जी ने पैसा दिया था, उसको पूरा हमने महाकाल लोक को डेवलप करा, जिसके कारण आज उज्जैन की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ। हमने मेडिकल कॉलेज की मांग रखी, जो आज मेडिकल सिटी स्थापित हो रही है।
इसके बाद वहाँ पे रोपवे आ रहा है, वो चारों तरफ हमने डेवलपमेंट करे हैं जो, वो वास्तव में देखने लायक है। और अभी तो चूँकि उज्जैन के मैं सांसद तो हूँ ही, अब मुख्यमंत्री भी उज्जैन के हैं, तो हम दोनों मिलके अब और विकास कर रहे हैं। तो आने वाला सिंहस्थ, हमारा जो उद्देश्य है कि आने वाला सिंहस्थ अस्मरणीय अद्वितीय हो। उज्जैन में जो भी तीर्थ यात्री, दर्शनार्थी या सनातन धर्म को मानने वाले लोग आए तो यहाँ से अपने जीवन की एक अमिट छाप लेके जाए, ये हम प्रयास करें। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, मोदी जी भी है, मोहन यादव जी भी हैं, अनिल फिरोजिया जी भी हैं, उज्जैन में पूरी जोरों शोरों से विकास हो रहा है। आपने बात की महाकाल लोक के बारे में और बात विपक्ष करता है रोजगार के बारे में। तो आपने जो ये महाकाल लोक का जो इनॉग्रेशन किया, जिसके लिए मोदी जी आए, तो ये महाकाल लोक से क्या इकोनॉमी में कुछ बेनिफिट आया है, वहाँ की उज्जैन की अर्थव्यवस्था में कुछ? बिल्कुल, महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की अर्थव्यवस्था एकदम बूम कर गई है। वहाँ पे एक रेडी लगाने वाले से लेके तो ई रिक्शा चलाने वाला, और चाहे वो बड़े बड़े होटल हों, चाहे रेस्टोरेंट हो, सबको रोज़गार मिल रहा है और काफ़ी इकोनॉमी हमारे यहाँ डेवलप हुई है। ये बाबा महाकाल तो आदिकाल से है, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका जो लोकार्पण हुआ है और उसकी मीडिया में जो पब्लिसिटी हुई है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सर्च अगर किसी में हुआ है तो वो उज्जैन महाकाल लोक के लिए हुआ है। और आज भी माननीय हमारी महामहिम श्रीमती मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, कि उज्जैन में 7 करोड़ लोग पर महाकाल लोक के बाद एक साल में वहाँ पे आए दर्शन करने भी और वहाँ घूमने भी। तो धार्मिक पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिला। ओके, तो जब हम बात करते हैं महाकाल की, तो एक और बात आती है महाकाल से जुड़ी हुई, वहाँ का वीआईपी कल्चर। हमने पास्ट में देखा कुछ व्यापारी, कुछ बड़े व्यापारी जो है उसके अंदर गर्भगृह के अंदर दर्शन करने के लिए कभी चले गए तो उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। कभी कोई वीआईपी आए तो उनको दर्शन हो गया, बाकी जो श्रद्धालु है उनको दिक्कत आई। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, आपको नहीं लगता खत्म होना चाहिए? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? भगवान के सामने तो राजा हो या रंक सब समान है, और हम वहाँ पे व्यवस्थाएं सुधारते आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश है कि जो लोग अंदर गर्भगृह में दर्शन कर रहे थे जिससे हमारे शिवलिंग का क्षरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी हमको कई कदम उठाने पड़े, जिससे कई बार हमको विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन देखिए, कोई व्यवस्था को, नई चीज़ को हम शुरुआत करें तो पहले विरोध तो होता है, पर धीरे धीरे वो एक आदत सी हो जाती है और फिर उसको लोग फॉलो करते हैं। तो मैं कई बार अचानक वहाँ औचक के निरीक्षण में भी गया हूँ, मैंने जनता से भी पूछा है, तो लोगों ने कहा, बाहर के आने वाले लोगों ने भी, तीर्थयात्री दर्शनार्थियों ने, कि नहीं, हमको बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमको कोई परेशानी नहीं हुई, सुलभ दर्शन हुए। रहा वहाँ का जो कुछ कथाकथित वहाँ के कर्मचारी थे, आपने पे भी मीडिया का जो आपका इशारा है, तो हम उन लोगों को भी ट्रेस कर रहे हैं और उनको भी, अगर उन्होंने जनता के साथ कुछ वैसा व्यवहार करा तो सब जेल जा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं तो हम ठीक कर रहे हैं और उसको ठीक करके रहेंगे, ताकि जो विश्व से तीर्थयात्री दर्शनार्थी आते हैं उनको सुलभता से, सरलता से बाबा महाकाल के दर्शन हो। अभी आपने मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पे शराबबंदी कर दी है, उज्जैन में शराबबंदी कर दी है, शराब नहीं पी सकते। उसके लिए तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी और उनकी पूरी कैबिनेट की टीम को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद, कि ये जनता की बरसों से मांग थी, हमारे संतों की मांग थी कि उज्जैन चूँकि धार्मिक नगरी और इसमें शराबबंदी होना चाहिए, और ऐसे उन्होंने 17 जो धार्मिक स्थान है उसमें से एक उज्जैन भी है, उन्होंने शराबबंदी करी। तो इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि उन्होंने एक ये अच्छी शुरुआत, जो जनता की भावना थी, संतों की भावना थी, उसको उन्होंने कहा। लेकिन वहीं उज्जैन में कुछ ऐसे मंदिर है, जैसे काल भैरव मंदिर है, वहाँ शराब का प्रसाद चढ़ता है, तो वो व्यवस्था भी बंद होगी क्या? नहीं, भगवान की व्यवस्थाएं बंद थोड़ी होती है, वो जो चढ़ती है वो चढ़ेगी। क्योंकि मैंने एक्साइज कमिश्नर से पूछा था कि आपको अगर किसी श्रद्धालु को चढ़ाना है तो वो अपने साथ ला सकता है बाहर से, अगर कोई भी, क्योंकि विश्व से आते हैं वह श्रद्धालु, आए लेके वो वहाँ से बाहर से आए, उसको मना नहीं है। जितना जो नियम कायदे में आता है उसको फॉलोअप करे, भगवान को उसका प्रसादी का भोग लगाए।
भगवान के लिए कोई कुछ नहीं। तो अगर बात आती है अध्यात्म की, महाकाल की, उज्जैन की, तो उज्जैन के लिए एक नदी सबसे इम्पोर्टेंट जो रखती है वो है शिप्रा नदी। तो विपक्ष का कहना है कि शिप्रा में नाले का पानी जा रहा है, शिप्रा में प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। आप इस बात से सहमत है? क्या कर रहे हैं आप शिप्रा के लिए? विपक्ष के लोगों को आरोप लगाना है, पर उनको यही नहीं मालूम कि मोक्षदायिनी शिप्रा मैया का महत्व क्या है। पुराणों में मोक्षदायिनी शिप्रा मैया का उल्लेख है। गंगा मैया के समकक्ष, मैं बड़ी तो नहीं बोलता पर समकक्ष अगर कोई है तो वो है माँ शिप्रा। अगर गंगा मैया को पाप विनाशिनी कहा जाता है तो माँ शिप्रा को मोक्षदायिनी कहा जाता है जी। और जब ये समकक्ष है तो इनका जो एक हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम है, एक इंदौर से नदी आती है, कान नदी, जिसमें इंदौर के इंडस्ट्री का पानी और ये सब सीवरेज का पानी आ रहा था, वो त्रिवेणी में आके जब शिप्रा माँ में मिलता है, जिसके कारण प्रदूषित हो रही थी माँ शिप्रा। अब हमने ये प्रयास करा है, हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि हमने खान डाइवर्शन का अभी एक नया प्रोजेक्ट चालू करा है, जिसमें बहुत बड़ा टनल, जिसका गाला जब 100 घन मीटर, डायाग्राम जो है उसका 100 घन मीटर के लगभग है, वो उसको 100 फीट के नीचे ले आके माँ कान नदी को हम उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी माँ शिप्रा शुद्ध रहे, आचमन के लायक रहे। और हम अभी नर्मदा जी के जल से स्नान करा रहे थे, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरी मंशा है कि अगले सियास में हम माँ शिप्रा के ही पानी जल से स्नान कराएं। इसलिए हमने वहाँ पे सेवर खेड़ी और ये योजना जो बनाई है, जिसमें जो पानी बारिश में आएगा उसको हम स्टोर करके उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, ताकि हमारी शिप्रा माँ भी प्रभाववान रहे। नमामि शिप्रे करके कोई योजना आ रही है? वही नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, इसी योजना को नमामि शिप्रे कह रहे हैं। हाँ, कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है? अभी काम उसका तेज गति से चल रहा है। ओके, तो आप मानते हैं कि आप पे बाबा महाकाल की कृपा है? अरे क्यों नहीं, मैंने कहा तो सही कि बाबा महाकाल, मैं तो कहता हूँ कि मैं बाबा महाकाल का गण हूँ, और उन्होंने गण के रूप में मुझे दिल्ली में भेजा है। और बाबा महाकाल तो जो कि ब्रह्मांड के मालिक हैं, और मैंने कहा ना, मेरी माँ के ऊपर उनकी कृपा, माँ के कारण मेरे ऊपर भगवान की, बाबा महाकाल की और माँ की, दोनों की कृपा है। मैंने देखा आप उड़ीसा बड़ा जाते हैं, जगन्नाथपुरी भी आप काफ़ी बार जाते हैं। तो भाई हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और मेरा परिवार तो पूरा आध्यात्मिक परिवार है। मेरी माँ तो खूब भक्त है, तो जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ हैं, तो दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। एक सांसद के रूप में अनिल फिरोजिया जी को कितना सैलरी मिलता है साल का? ये तो आप अगर देखोगे तो ऑनलाइन ही दिख जाएगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सब भत्ते भत्ते मिला के शायद 1,90,000 के लगभग है शायद। राइट, ओके, ठीक है। तो बात करते हैं, सब भत्ते वो खर्चे सब आ गए। बात करते हैं रोजगार की। तो उज्जैन क्षेत्र में रोजगार को लेकर के आपने क्या क्या किया है? कहा ना कि इंडस्ट्री एरिया के डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ पे इतना रोजगार हुआ है कि हमने रोजगार मेला लगाया था, जिसमें हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री थे, और हमने 7,000 हमारे यहाँ जो है पार्टिसिपेट आए थे, और हमने ये प्रयास करा था मैंने कि भाई ऑन द स्पॉट उनको जॉब दिया जाए। ऑन द स्पॉट जॉब, ये शर्त थी। 70 कंपनियां आई थी और लगभग 7,000 पार्टिसिपेट आए थे, और मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमने लगभग 3,400 या 300 के लगभग स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेट को ऑन द स्पॉट जॉब दिया। आप कह रहे हैं 3,400 स्टूडेंट्स को आपने उज्जैन के रहने वालों लोगों को जॉब दिया ऑन स्पॉट? आपने एम्प्लॉयमेंट मेला के एम्प्लॉयमेंट मेला। ओके, तो और अभी भी मेरी वेबसाइट चल रही है, और उसकी हमने उसका प्रमोशन भी करा हुआ है। तो कई युवा हमको संपर्क करते हैं और हम उनको जॉब अवेलेबल करा रहे हैं। अभी
पार्लियामेंट में आने के पहले मैं जब उज्जैन से आ रहा था सैटरडे संडे के दिन, तो उसी दिन मैंने 3 बच्चों को जॉब दिलवाए हैं। तो हमारे जो कंपनियां हैं या आसपास इंदौर में या आसपास में भी कंपनियां हैं, हम खुद कांटेक्ट करके और उनके योग्यता के हिसाब से उनको जॉब दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम युवाओं को, हमारे मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दें। तो मेरे ख्याल से उज्जैन में इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है कि हम तो 1 लाख तो उज्जैन में दे देंगे, तो ये लक्ष्य और बढ़ेगा। तो हर काम को, हर हाथ को काम, जो मोदी जी का सपना है। और स्किल डेवलपमेंट जो हम वो प्रोग्राम भी चला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियाँ लग रही है तो हमारे युवाओं को हम डेवलप करें ताकि वो डेवलप होकर उनका वहीं रोज़गार हो जाए। जैसे कि हमारे यहाँ बेस्ट है इंडेक्स कंपनी 2 है जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, वो भी, उनके यहाँ भी हमको 4-4 हज़ार के लगभग महिलाओं को रोज़गार देना है। तो उनके लिए भी हमने स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चला रखी है ताकि उनको डेवलप करें। ओके, तो रोज़गार को लेकर के आपने बात की। उज्जैन की जो लोकसभा सीट है एससी कैटेगरी की सीट है, कई सारी जो जनता है वो एससी एसटी कैटेगरी से आती है। एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए आपने क्या योजनाएं, क्या काम किए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? हमारे ये बात सही है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी SC/SC की है और ये बाहुल्य है और हमने उनके उत्थान के लिए कई काम प्रारंभ किए हुए हैं। हम उनके बीच में जाके, मैंने कहा ना, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के भी हम शिविर लगाते हैं। कई एम्बुलेंस मैंने खुद ने CSR फंड से वहाँ चलवा रखी है जी। और कई समय समय पर हम उनके स्वास्थ्य शिविर में भी के माध्यम से उनको जोड़ते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी विधायक रहे तो उन्होंने हमारे जो SC/ST वर्ग के लोगों के लिए उत्थान के लिए काफ़ी काम किए। तो मैं कई बार उन सभी समाज के लोगों को कहता हूँ कि मुझे विरासत में ये सब मिला है। तो आप विश्वास करोगे कि मेरा जो रावण है, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण नहीं, हाँ, दशानंद रावण, दशानंद रावण। ओके, क्योंकि SC/ST की बात कर रहे हैं तो आता है दशहरे का जी, तो लगभग 25 साल से अधिक समय से वाल्मीकि समाज में ही मैं अपना रावण का उत्सव बनाता हूँ। वो लोग मेरे सहयोग करते हैं, हम उनके बीच में जाके रामलीला भी हमारे यहाँ संपन्न होती है और रावण का दहन भी हम वहाँ करते हैं। स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में भी कई टूर्नामेंट्स में कराता हूँ, वहाँ के युवाओं को साथ में रख के उनके साथ। आप खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं तो खुद खिलाड़ी रहा हूँ। क्या खेल खेले हैं आपने? हैंडबॉल, बास्केटबॉल का नेशनल खिलाड़ी हूँ, फुटबॉल भी खेला हूँ, क्रिकेट का मैं खिलाड़ी रहा हूँ। क्योंकि मैं शुरू से मेरी हॉबी खेल रही है, संगीत रहा है, तो मैं काफ़ी खेला हूँ। और ये खेल की जो भावना, जो मेरे को खिलाड़ीपन मेरे जो जीवन में उतरा है, चूँकि मेरे पिताजी भी रेसलर रहे, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। वो कहते थे कि मैं जब खेलने जाता था तो कई लोग शराब भी पीते थे, ये भी करते थे, तो उनको, मेरे पिताजी को कई बार लोगों ने बोला कि ध्यान रखना अनिल बिगड़ नहीं जाए। तो उन्होंने एक दिन मुझे बिठा के कहा था कि बेटा, युवा आदमी में, जवान आदमी में खुद में इतना नशा होता है कि वह 1000 लोगों के बीच में अगर खड़ा हो तो अलग से दिखना चाहिए, और यही नशा दिखता है कि वो युवा है। तो उन्होंने शुरू से मुझे बड़ा स्ट्रांग भी बनाया और खेल के प्रति उन्हें मोटिवेट भी करा। इसका कारण ये है कि मैं अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। और मेरी पहचान, अगर आप उज्जैन में कभी आएंगे तो उज्जैन में देखेंगे लोग मुझे खिलाड़ी के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं, और पहचान भी मेरी खिलाड़ी के रूप में ही है। आप किसी स्पोर्ट्स कमेटी के भी सदस्य हैं? SC/ST के बीच में जाके वहाँ पे कौन जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, उनको हम रोज़गार से भी लगा रहे हैं, तो उनको मैं काफ़ी जोड़ के रखता हूँ। एक थोड़ा सा तीखा प्रश्न पूछूंगा, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
सवाल है कि कई लोग कहते हैं, स्पेशली युवा जो है वो कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन जो है वो आप फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे दीजिए, कैटेगरी के बेसिस पे कैसे दे सकते हैं? क्योंकि कई सारे लोग हैं, जॉब के लिए हमें बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी में हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कई सारे लोग हैं जो कि एससी कैटेगरी से हैं लेकिन वो संपन्न है। तो आपका इस पे क्या? आप मैं इसका जवाब ये दूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि अभी सामान्य वर्ग को भी उन्होंने आरक्षण देने का काम अगर किसी ने करा है तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अंबेडकर जी के मार्ग को अगर किसी ने दिखाया है, मोदी जी ने उसको आत्मसात करा है। और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमको बहुत ही दिमाग, स्वस्थ शरीर सब दिया है, उसको हम जो हमको सौगातें दिए ईश्वर ने शरीर रूपी शरीर में, उसको हम एकत्रित करके एकाग्र करके, चाहे वो कोई भी वर्ग का युवा हो, और अगर वह लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके लिए उसको पाने का प्रयास करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। एससी एसटी के बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि खूब पढ़ो, खूब लिखो, और ये कोशिश करो कि यार आरक्षण क्यों, तुम में भी तो योग्यता है, तुम करो ना। और वो कर रहे हैं, तो करके दिखा रहे हैं। तो ये युवा में ऐसी भावना मेरे को नहीं लगा कि है। युवा, आज का युवा अलग हो गया है। आज का युवा बिल्कुल मेहनत कर रहा है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है। आज 10th 11th क्लास के बच्चा, अगर 9th 10th के बच्चे को भी पूछो कि तुमको क्या बनना है, तो उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि मेरे को IIT में जाना है, या मेरे को MBA करना है, या मुझे BBA करना है। तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। मेरे को नहीं दिखा कि आजकल ऐसा ये तो सिर्फ समाज के कुछ तथाकथित लोग हैं जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा युवा बहुत तरक्की कर रहा है। और आज से लगभग 140 साल पहले स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र ने कहा था शिकागो कि 19वीं और 20वीं सदी पश्चिम देश की होगी और 21वीं सदी भारत विश्व गुरु होगा। तो उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके दिखा दिया। आज भारत, अगर आप देखोगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं है तो वो भारत में है। और जहाँ युवा है वहाँ ऊर्जा है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने के लिए और अग्रसर है। तो ये सब बातें अब थोड़ी सी लगती हैं। हमारा युवा बहुत आगे निकल चुका है। मैंने देखा कि सभी जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं वो अपने व्यक्तित्व में, अपने जो न्यूज़ में है, वो बार बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी को क्रेडिट देते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऊपर से कुछ जारी होता है कि बार बार हर क्लिप में मोदी जी का नाम लेना है? एक बात बताओ, हम बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कृष्ण भगवान, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे आइडल हैं। क्योंकि तो मोदी जी हमारे आइडल है ना। वो भी तो कर रहे हैं, मोदी जी भी तो कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आने वाले युगों में, आने वाली पीढ़ी मोदी जी को इसी रूप में देखने वाली है। हमने गांधी जी को देखा नहीं, हमने शिवाजी को देखा नहीं, हमने महाराणा प्रताप को देखा नहीं, लेकिन उनकी जो कहानी किस्से सुने हैं, आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है जो उनकी वीर गाथा सुनते हैं। टीवी पे जो चित्रण होता है उसको देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण भगवान, तो हम जो ये हमने जो सुना है, जो देखा है, तो वो हमारे आराध्य है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान है, हमारे आइकॉन है। महाराणा प्रताप जी आइकॉन है, हमारे शिवाजी महाराज आइकॉन है, हमारे गांधी जी हमारे आइकॉन है। तो आने वाली पीढ़ी को भी मोदी जी आइकॉन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए तो जीते। हम तो जो उनको देख रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। उनका जो विजन है, जहाँ सबकी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच चालू होती है। उनका विजन अभी उन्होंने 2047 मतलब आने वाले 25 साल का विजन
कि भारत को किस दिशा और दशा की ओर ले जाना है, उस पर उन्होंने काम करना चालू कर दिया। तो उनको देख के तो हमने भी सोचा, हमने भी यही करा कि जब मोदी जी आने वाले 25 साल में देश की दिशा और दशा को किस तरह हम रहेंगे ना रहे, लेकिन हमारा देश इस दिशा की ओर जाएगा। ऐसे मैंने उज्जैन को भी, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को भी आने वाले 25 साल में मेरे को किस तरफ लेके जाना है मेरे क्षेत्र को, वो मेरे विजन लेके चालू करा है। मैं भी उस तरफ काम करना चालू हुआ। तो हमारे आइकॉन हुए कि नहीं हुए, तो हम मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, स्वाभाविक है। और मैं क्या, हम क्या, आपको ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग ही करते, पूरे देश की जनता करती है। और देश की जनता छोड़ो, अब तो ट्रंप को देखो, बाकी देशों को देखकर राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री है, वो मोदी मोदी कर रहे हैं। आपने सुपर 30 मूवी देखी है? बिल्कुल देखिए। अगर सुपर 30 मूवी के अंदर आनंद कुमार जी अपने सांसद से, विधायक से मदद मांगने जाते हैं कि मैं फॉरेन पढ़ाई करने जाना चाहता हूँ या फिर मैं बच्चों के लिए कोचिंग शुरू करना चाहता हूँ, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई आईआईटी से पास आउट आनंद कुमार आपसे मदद मांगने आएगा तो उसकी आप हेल्प करेंगे? करेंगे नहीं, हम तो करते हैं। जैसे एक दो उदाहरण। और ऐसा नहीं कि SC ST वर्ग के ही लोग आते, बाकी सब भी आते हैं, जर्नल बच्चे भी आते हैं। अभी आप कोविड में ऐसे कितने परिवार के बच्चे हैं जिनकी फीसें नहीं भर पाई, हमने खुद ने प्रयास करे कि हम भरें। और हमने हमारे जिला कलेक्टर को बोला, सहयोग का बोला कि भाई आप कुछ रेड क्रॉस से कुछ आप करो, कुछ हम करते हैं। ऐसे करके हमने बच्चों की फीसें भरी ताकि वो आगे की पढ़ाई अपनी प्रारंभ करते रहे। ऐसे कई बच्चे जिनको बाहर जाना है तो उनकी मदद कर रहे हैं। क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बच्चा अगर नौकरी पे लगता है, विद्या अध्ययन करके अपना नौकरी पे लगता है, तो वो उस परिवार की एक पूरी पीढ़ी को सुधारने का काम होता है। तो विद्यादान तो महादान है, ये हमारे उसमें भी लिखा गया है कि अन्नदान, विद्यादान, कन्यादान, दान, ये बताया गया ये महादान है। और विद्यादान तो महादान कहा गया है। तो अगर इसके लिए कोई भी अगर बच्चे आते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। बात करेंगे सिंहस्थ की। 2028 में सिंहस्थ आने वाला है उज्जैन के अंदर, जो कुंभ होगा, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। क्या हम उज्जैन के सिंहस्थ के लिए तैयार हैं? 2028? बिल्कुल, अभी से हमारी तैयारी चालू हो गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लगे हुए जनप्रतिनिधि। और मैंने कहा ना कि आने वाले सिंहस्थ में 2028 में हम ऐसा अद्वितीय अस्मरणीय वहाँ पे सिंहस्थ करना चाहते हैं। और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं कि विश्व के जो भी तीर्थयात्री, दर्शनार्थी, सनातन धर्म को मानने वाले जो हमारे अनुयायी हैं, वो अगर आए तो अपने जीवन में एक अमिट छाप लेके जाए कि वास्तव में उज्जैन का सिंहस्थ हुआ। इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो प्रयाग में अभी कुंभ हुआ, वहाँ कुछ दुर्घटनाएं हुई, आप ऐसा क्या करेंगे कि उज्जैन के सिंहस्थ में वैसी दुर्घटनाएं ना हो? प्रयाग में जो हुआ, आपने मीडिया ने उसको नेगेटिव देखा। मैं तो सब न्यूज़ चैनल देख रहा था। कुछ समय पहले तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि अरे इतना अपने आप लोग आ गए, किसी ने इनको निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग, एक देश से की जनसंख्या से भी ज़्यादा लोग यहाँ हैं। अब इतनी जनसंख्या में थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ, कुछ घटना दुर्घटना हुई, ये प्राकृतिक आपदा होती। लेकिन आप ये देखो ना कि 1,66,00,000 वहाँ पे लोग आते हैं, आके स्नान ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और अपने गंतव्य स्थान पे वापस जाते हैं। ये किस देश में देखने को मिलता है? ये भारत में ही देखने को मिला है। और ये एक वास्तव में विश्व रिकॉर्ड है कि प्रयागराज में इतने वहाँ पे सनातन धर्म के मानने वाले लोग देश के ही नहीं अपितु पूरे विश्व से आए थे। अब ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो है, राजनीति करने वाले, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की, तो एक और मुद्दा सिंहस्थ को लेकर के अभी ट्रेंडिंग में है, वो है लैंड पूलिंग एक्ट का मुद्दा। विपक्ष कह रहा है कि सिंहस्थ के लिए किसानों की ज़मीन सरकार ले रही है, तो इस मुद्दे पे आपका क्या प्रक्रिया है? किसानों की ज़मीन सरकार ले रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है।
पीपीपी मॉडल के ऊपर ये योजना अभी लाए हैं। अभी किसी की भी ज़मीन सरकार ने नहीं ली है। अभी तो पब्लिक पार्टनरशिप योजना, पब्लिक पार्टनरशिप योजना, जिसमें किसानों की सहमति के साथ ही ये योजना का पालन होगा। तो अभी तो ये इस पर विचार चल रहा है। अभी ये योजना धरातल पे नहीं है, अभी तो विचार चल रहा है। अभी तो किसानों को कन्विंस कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, संतों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी डिस्कशंस चल रहे हैं और किसी से भी बिना उसकी अनुमति के उसकी ज़मीन नहीं ली ये तो जाएगी। रूल्स रेगुलेशन है ना कि बिगड़ पहले ज़मीनें एक्वायर की जाती थी, अब तो किसानों की सहमति के बगैर नहीं ले सकते। तो किसानों को पहले कन्विंस कर रहे हैं, किसानों से मीटिंग कर रहे हैं, फिर किसानों का क्या निर्णय होगा उसके बाद सरकार और किसान बैठ कर निर्णय लेंगे। ठीक है, मेरे कुछ आखिरी दो तीन प्रश्न हैं। संसद में आप थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स मुद्दे उठाते हैं। आप कभी कहते हैं कि बिग बॉस को बैन करना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि और भी इस तरीके के मुद्दे आपने इस्कॉन बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाई। तो बिग बॉस से आपको क्या प्रॉब्लम है? बिग बॉस जो है, सलमान खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार अभिनेता है जो कई करोड़ों लोगों के आइकॉन भी हैं जी। और हमारे यहाँ फिल्मों का और टेलीविज़न का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत है। क्रिकेट का और फिल्म का ये प्रभाव हमारे जीवन में शुरू से है, जुनून है। और ये अभिनेता हैं, ये हमारे आइकॉन रहते हैं। बिग बॉस में जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, जो फुल्लड़पन दिखाया जा रहा है, जो गालियाँ गलौज दिखाई जा रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम हमारी बहन बेटी परिवार के साथ उसको बैठ के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और कई बार ऐसी गंदी बातें होती है जिसमें सलमान खान भी उसको हंसी मजाक में ले जाते हैं। तो ये कौन से कल्चर की तरफ हम जा रहे हैं? आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडीज में भी कई सारे स्टार्टअप कॉमेडीज और कई जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, इन सब के लिए मैंने बोला है तो कि इनको ऊपर हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय से मैंने मांग करी है कि इनको बैन करना चाहिए। ये हमारे कल्चर नहीं है जो ये कल्चर दिखा रहे हैं। जी, तो मैं आपसे आपके ऑफिस पे मिलने आया तो आपकी टेबल पे एक लिखा हुआ था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, कृपया हिंदी में बात करें। तो आपको लगता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए? क्योंकि तेलंगाना में अभी साउथ में जो है, तेलंगाना केरला में ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिंदी, तमिल, तेलुगु इन सब के बीच में। तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी ये हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी हमारी भाषा है। तो मेरा यही कहना है कि सभी भाषा हमारी अपनी है, क्षेत्रीय भाषा भी हमारी है, लेकिन हिंदी को क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर देश में बोलने वाली भाषा है तो हिंदी है, समझने वाली भाषा है तो हिंदी है। तो हिंदी को प्रमोशन करना हमारा काम है। क्योंकि मैं एडवाइजरी समिति, हिंदी भाषा का एडवाइजरी समिति का सदस्य भी हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके आई कि गांधी जी इसको बोलो कि मीठा ना खाए, ये बहुत मीठा खाता है। गांधी जी ने कहा कि इसको एक महीने बाद लेके आना। वो महिला 1 महीने बाद लेके आई तो वहाँ पे दूसरे भी बैठे थे लोग। तो गांधी जी ने जब उस बच्चे को समझाया तो उस बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। तो गांधी जी से कुछ लोगों ने बोला कि ये उस दिन आई थी जब भी आप बोल देते तो छोड़ देता आपके कहने से। तो गांधी जी ने कहा उस टाइम मैं भी मीठा खाता था। तो मैं जब हिंदी भाषा का एडवाइजरी सदस्य हूँ तो मैं अगर हिंदी को प्रमोट नहीं करूँगा तो ये तो बड़ी बेकार बात है ना कि मैं बोलूँ हिंदी बोलो, मैं खुद भाषा में अंग्रेजी में इसमें बात करूँ और लोगों से बोलो कि हिंदी को प्रमोट करो। तो इसलिए मेरे को बोलना ही चाहिए और करना भी चाहिए। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र, हिंदी राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू राष्ट्र है ही। कैसे हिंदू राष्ट्र? यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे ये लोकतांत्रिक देश है। और हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या?
मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदू राष्ट्र यहाँ पे कई भाषा को बोलने वाले, धर्म को मानने वाले, कई वेशभूषा को मानने वाले लोग होते हैं, ये भारत है, हम्म, ये हिंदू राष्ट्र है। आप बता दो कोई देश में ऐसा है जहाँ हिंदू है, हम्म, जहाँ हिंदू समाज रहता है, वो सबको अपने में आत्मसात करके चलता है। यही सनातन है, यही हिंदू राष्ट्र। क्या बीजेपी सनातन धर्म को या अध्यात्म को बार बार जब बात करती है तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए? मैंने कहा ना, हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। धर्म हमारी रगों में है, आपकी भी रगों में। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम वासुदेव कुटुंब क्या है? कि सब लोग साथ मिलकर रहें, सबके साथ। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। यही हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन है कि हम आरती करते हैं तो गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो सनातन है। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम विश्व के आनंद की बात करते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। यही सनातन है और यही हिंदू। अब इस पॉडकास्ट का आखिरी फेस रैपिड फायर क्वेश्चंस। इस पे आपको लंबे आंसर्स नहीं देने हैं, फटाफट हाँ ना या दिस और दैट, यानी कि या तो ये या फिर दूसरा, पहला या दूसरे में से चूज करना है। उज्जैन के अंदर आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐतिहासिक संरक्षण पे या आधुनिक विकास पे? आधुनिक विकास के साथ ऐतिहासिक संरक्षण भी जरूरी है। ओके, सेफ आंसर। उज्जैन में क्या लेना चाहेंगे, क्षेत्रीय हवाई अड्डा या फिर बेहतर रेल कनेक्टिविटी? परिवहन की हमको सख्त ज़रूरत है। हमको रोड ट्रांसपोर्टेशन में हवाई अड्डा और रेल और सड़क तीनों ही चाहिए। आपने अभी एक नई ट्रेन भी शुरुआत कराई, अश्विनी बहुत वैष्णव सारी जी से। करी है। अभी जो रिसेंट कराई है। मैंने कहा ना, मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और जिनसे जो मांगते हैं वो सब मिलता है। क्रेडिट नहीं चुराते आप किसी का, क्रेडिट सबको अपना अपना दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी दे देते हैं। ये हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में ही तो हम काम कर रहे हैं। देश में अगर हम काम कर रहे हैं, मैं और मेरा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व, और प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो मोदी जी के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक एनर्जी इंजीनियर भी हूं, तो अगला प्रश्न है कि उज्जैन के लिए क्या बेस्ट है, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी? दोनों ही। सेफ आंसर। हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। स्टैंड अप कॉमेडी, OTT प्लेटफॉर्म, बिग बॉस, इन सब में सेंसरशिप आनी चाहिए? इसमें सेंसर का पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि जो फुल्लड़ता अलचना है, भारत हमारा एक धार्मिक और कल्चर वाला देश है, तो ये हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को किस दिशा और दशा की ओर ले जा रहे हैं, इसके लिए सेंसर होना बहुत जरूरी है। आप मानते हैं बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सभी के लिए हो। जी। तो धार्मिक शहरों में आपने अभी मध्य प्रदेश में शराबबंदी की, आपको लगता है कि भारत के हर कोने में धार्मिक शहरों में शराबबंदी होनी चाहिए? धार्मिक क्षेत्र में तो शराबबंदी होना ही चाहिए, लेकिन मेरा इसमें एक मानना और है कि इसमें जन जागरण भी होना चाहिए। लोगों को खुद को आत्मसात करना चाहिए, खुद ये संकल्प लेना चाहिए, तो और अच्छा इसके रिजल्ट आएंगे। अगला प्रश्न, आप शराब पीते हैं? नहीं, कभी नहीं। मैंने आज तक, मेरे को बियर का भी टेस्ट नहीं मालूम। ठीक है, अब आपको कुछ नाम लेने होंगे इन प्रश्नों के। आखिरी 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चंस है। मध्य प्रदेश के सबसे करप्ट नेता कौन है? करप्ट। मैं अगर किसी के ऊपर उंगली उठाऊंगा तो वो गलत होगा। सेफ आंसर। फिर से बेस्ट 3 सांसद पार्लियामेंट में अभी के, आपके साथ वाले। अभी आप जब संसद में बैठते हैं तो आपको बेस्ट 3 सांसद कौन से लगते हैं? 1, 2, 3 नाम आप दे सकते हैं, मोदी जी को छोड़ करके। मोदी जी, अमित शाह जी। मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी को छोड़ के। यही है मेरे साथ, हमने 3 पूछे, 3 बता दिए। सांसद है, उसके बाद प्रधानमंत्री, इनके अलावा मंत्री, और इनके अलावा यही है। ठीक है, अगला प्रश्न सेलिब्रिटी सांसद को लेकर के है। आप इनमें तीनों में से किन के सबसे ज़्यादा करीब हैं?
कंगना रनौत, मनोज तिवारी या फिर रवि किशन जी? ये तीनों ही हमारे साथी हैं और तीनों ही हमारे मित्र हैं और तीनों ही हमारे सम्मान और प्रेम के वो पात्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन आलोट क्षेत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट पे हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण। जय माता।